हेलो एवरीवन आज हमारी सीटेट की नेक्स्ट क्लास है। तो आज हम फिर से 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास को। क्वेश्चन मैं 21 रीड कर रही हूँ, जिसमें लिखा गया है कि सीबीएसई छात्रों के लिए व्यक्तिगत के स्थान पर छात्रों के लिए सामूहिक गतिविधि की सिफारिश क्यों करती है। इसके पीछे उसका क्या विचार हो सकता है। मतलब पूछ रहा है कि सीबीएसई ने क्यों बोला है कि बच्चों को व्यक्तिगत स्थान की जगह पर सामूहिक गतिविधि करवानी चाहिए। इसकी बात उसने बोली है। फर्स्ट ऑप्शन आता है कि व्यक्तिगत प्रतियोगिता के प्रति नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम में सामान्यीकृत हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका बोलता है, वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि सेकंड पॉइंट, प्रत्येक छात्र के स्थान पर समूह में अवलोकन करना शिक्षक के कार्य को सरल बनाता है। थर्ड, विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जिसमें अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों का पर्याप्त समय नहीं होता। फोर्थ, गतिविधि का ढांचा लागत कम होना। तो इन सारे ऑप्शन से देखा जाए तो सेकंड में तो ये बोल रहा है कि सरल हो जाता है। तो सरल थोड़ा, हमें तो ये देखना है ना कि बच्चे अच्छी चीज़ें सीखें, बेहतर चीज़ें सीखें। तो वो हमने पढ़ा है कि सामूहिक गतिविधि में बच्चे सबसे ज़्यादा सीखता है। तो सेकंड तो होगा नहीं। गतिविधियों के प्राप्त समय नहीं मिल पाता, ये भी एक पॉइंट जायज़ पॉइंट नहीं हो सकता, बेटर पॉइंट नहीं हो सकता। फोर्थ बोलता है कि लागत कम करने का मोटिव होता है। सीबीएसई ने ऐसा इसके लिए बोला है, ये भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें बोलता है कि व्यक्तिगत प्रतियोगिता के प्रति नकारात्मक भाव प्रतिक्रियाओं से उबारना। मतलब जो नकारात्मक भाव रखा है बच्चों ने कि व्यक्तिगत प्रतियोगिता है वो बेहतर है, उस चीज़ को कम करना और ये देखना कि उससे उबारना और संपूर्ण गतिविधि को सामान्यीकृत हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो इसका आंसर जो वो होगा हमारा आंसर नंबर जो होगा हमारा, वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शैशवावस्था की अवधि से संबंधित नहीं है। प्रिंट थोड़ा सा मिस्टेक है, शैशवावस्था से संबंधित नहीं है। गतिकीय अंगों से जो शैशवावस्था, जो कि प्याजा ने बताई है 0 से 2 वर्ष की, गतिक अंगों से विकसित द्विपक्षीय से एक पक्षीय प्रवृत्ति की ओर होता है। सेकेंड, गतीय अंग के विकास सामान्य से विशिष्ट प्रवृत्तियों की ओर होता है। थर्ड, भावनात्मक और सामाजिक विकास जो गति के विकास का भाग नहीं होता है। फोर्थ, स्थिर मानसिक विकास जो संबंधित नहीं की बात पूछा जा रहा है, तो इसमें बोला जाएगा कि द्विपक्षीय एक पक्षीय की प्रवृत्ति की ओर होता है, बिल्कुल सही है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें तो भावनात्मक और सामाजिक विकास जो कि गतिकीय विकास का भाग नहीं होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो हमारा राइट होगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विकास में PSRAN का तात्पर्य क्या है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है। तो इसका होगा समस्या समाधान, तर्क वितर्क, संख्यात्मक समस्या की पहचान, तर्क संगत और संख्यात्मक कार्य। थर्ड, समस्या की पहचान, तर्क वितर्क और संख्यात्मक कार्य। समस्या समाधान, तर्क संगत और समस्यात्मक कार्य। तो आंसर नंबर इसका होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, तर्क वितर्क हो गया और नंबरिंग वाला जो है, तो इसका होगा हमारा आंसर नंबर 1 होगा, जो कि राइट आंसर होगा वो होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त विकल्प हो। मतलब ये ब्लैंक को फिल करना है। पूछा जा रहा है कि बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं, तब वे जल्दी सीख लेते हैं, कक्षा के लिए उपयोगी होती है और वे स्मरण होती हैं, वो वाली
उनके कक्षा कार्य से जुड़ी हों वो वाली जल्दी सीखते हैं, प्रत्यास्मरण वाली होती हैं। थर्ड, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय और स्मरण वाली होती हैं। फोर्थ ऑप्शन बोलता है जीवन संबंधित के लिए उपयोगी होती हैं और सीखा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर होगा। जो हमारे वास्तविक जीवन से संबंधित होते हैं बच्चे उसको जल्दी सीख लेते हैं और तब वो जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 25 नंबर क्वेश्चन। लैंगिक पूर्वाग्रह को कम करने का कारगर तरीका कौन सा है? ऑप्शन 1 बोलता है पुरुष और महिला शिक्षकों द्वारा विद्यालय संचालन करवाना। सेकंड बोलता है पुरुष और महिला शिक्षकों द्वारा सशिक्षा विद्यालय संचालन करवाना। थर्ड बोलता है केवल महिला शिक्षा द्वारा एकल विद्यालय संचालन करवाना। फोर्थ बोलता है केवल महिला शिक्षिका द्वारा सब शिक्षा विद्यालय संचालन। तो पहले तो देखा जाए कि जिसमें केवल आ रहा है, ओनली की बात की जा रही है, तो दो ऑप्शन जो हैं कि थर्ड और फोर्थ जिसमें केवल की बात की जा रही है वो तो राइट हो नहीं सकता। बचे दो ऑप्शन कि पुरुष और महिला शिक्षक द्वारा विद्यालय का संचालन करवाना। सेकेंड आता है पुरुष और महिला शिक्षकों द्वारा सशिक्षा, मतलब दोनों से सशिक्षा विद्यालय संचालन करवाना ताकि लैंगिक पूर्वाग्रह को कम किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? जो बात अच्छी है, बेहतर है चारों ऑप्शन में से, वो बताने हैं हमें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि अधिगम पूरी तरह से बाहरी उत्तेजनाओं से नियंत्रण होता है, मतलब जो अधिगम करते हैं वो पूरी बाहरी उत्तेजनाएं जो होती हैं उन पर नियंत्रित होता है। सेकंड बोलता है कि अधिगम तब तक नहीं हो सकता जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से मूल्यांकन ना किया जाए, मतलब ऑप्शन बोल रहा है कि अधिगम जब तक नहीं होगा जिसमें उसमें मार्क्स ना दिए जाए तब तक वो अधिगम नहीं हो सकता। थर्ड बोल रहा है वो भी बाहरी रूप से मूल्यांकन होना चाहिए। थर्ड बोल रहा है कि अधिगम केवल तब तक हो सकता है यदि यह व्यवहार को सुस्पष्ट हो, व्यवहार का सुस्पष्ट। अगर देखा जाए तो इसमें केवल की बात कराए तो पहले ही हट गया, और सुस्पष्ट व्यवहार तो ये बात तो हो ही नहीं सकती। फोर्थ बोला है कि अधिगम सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि अधिगम जो है वो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, कि जो कि वाइगोस्की ने कहा है कि जो बच्चा है वो अपने सामाजिक परिवेश से सबसे ज़्यादा सीखता है। तो सबसे सहमत वाली अगर बात पूछी जाए तो मैं इसमें से सब ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से क्या अधिगम की प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण है? अधिगम की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा है? कि बच्चों की आनुवंशिकता, मतलब हेरिडिटी क्या है, या अधिगम शैली कैसी है, बच्चों का परीक्षण परिणाम कैसा है। फोर्थ बोलता है बच्चों की आर्थिक स्थिति कहती है। तो अधिगम में सबसे बेहतरीन कौन सा महत्वपूर्ण होगा जिसमें अधिगम सबसे ज़्यादा सीखा जा सके? तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर, अधिगम की शैली। अधिगम की शैली अगर अच्छी होगी तो अधिगम की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा और अधिक से अधिक सीखी जा सकती है। ठीक है, बच्चों की हेरिडिटी डिपेंड नहीं करती कि वो किस तरह का लर्नर होगा, या परीक्षा परिणाम भी डिपेंड नहीं करता, और ना कि आर्थिक स्थिति। ज़रूरी थोड़ा नहीं कि एक गरीब बच्चा है तो वो अच्छा नहीं अधिगम सीख सकता है या पढ़ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक आकलन हो सकता है, एवं इसका उल्टा भी हो सकता है। मतलब रचनात्मक आकलन जो है कभी कभी संकलनात्मक भी हो सकता है और इसका उल्टा भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि संज्ञानात्मक मूल्यांकन का तात्पर्य है कि मूल्यांकन अधिगम का सतत एवं अभिन्न अंग है। थर्ड बोलता है रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि का श्रेणीकरण, मतलब लेवल श्रेणीकरण करना, वर्गीकरण करना होता है। फोर्थ बोलता है रचनात्मक आकलन एक समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें पूछ क्या रहा है हमसे, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा कि रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक आकलन भी हो सकता है और इसका उल्टा भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा 1 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि 29 कक्षा में शिक्षक और छात्र किस प्रकार लिंग डैश करते हैं और यह अधिगम वातावरण को डैश है कि व्याख्या करते हैं और प्रभावित नहीं करते, फिर का निर्माण करते हैं और प्रभावित होता है, को रूपांतरित करते हैं और क्षुद्ध होता है। फोर्थ बोलता है को परिभाषित तो करते हैं लेकिन कम प्रभावी होता है, मतलब इम्पॉर्टेंस नहीं देते लिंग को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा इसका राइट होगा 4 आंसर, इसका राइट आंसर होगा 4। ठीक है, कि वो परिभाषित तो करते हैं लेकिन वो क्लासरूम में उसका प्रभाव बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर ये तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। व्यवहार का करना पक्ष आता है। व्यवहार में करना पक्ष क्या बताता है? अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र को बताता है, अधिगम के भावनात्मक क्षेत्र को बताता है, अधिगम के क्रियात्मक क्षेत्र को बताता है, या अधिगम के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र को बताता है। तो ये वाला तो आंसर बहुत सबको पता होना चाहिए। करना पक्ष जो है वो हमारे संज्ञानात्मक, मतलब हमारे संज्ञान, हमने क्या सीखा उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से 10 क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो क्वेश्चंस ना समझ में आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।